नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा एकादशी विषय जीव विज्ञान के अध्याय 2 के भाग 4, जिसका प्रकरण है प्लांटी यानी पादप जगत, एनिमेलिया यानी प्राणी जगत, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, पादप जगत यानी प्लांटी किंगडम, जिसमें पादपों या पौधों को रखा जाता है। पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकेरियोटिक होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल यानी पर्णहरित वर्णक के रूप में विद्यमान होता है, जिसकी उपस्थिति में पादप भोजन का निर्माण करते हैं, जो स्वयं के और अन्य जीवों के लिए पोषक का कार्य करता है। ऐसे जीवों को हम पादप कहते हैं, जिनमें ये सारी क्लोरोफिल की उपस्थिति और यूकेरियोटिक कोशिकाओं का गुण विद्यमान होता है। इनमें से कुछ पादप जैसे कीट, पक्षी, पौधे तथा परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जैसे कीट, पक्षी, पौधों के बारे में आपने सुना होगा, और कुछ ऐसे परजीवी पौधे जो आंशिक परजीवी यानी अमरबेल के बारे में हमने सुना है। तो ऐसे कुछ पौधे विषमपोषी भी होते हैं जो दूसरों पर पोषक पदार्थों के लिए निर्भर रहते हैं, भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। ब्लैडर वर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप ये कीट, पक्षी, पौधों के उदाहरण हैं, और अमरबेल, जिसे कस्क्यूटा कहते हैं, ये परजीवी पादप का उदाहरण है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। यह हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। जब से विज्ञान को पढ़ना शुरू किया है, तब से पादप और जंतु कोशिका में भिन्नता करते हैं। तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति भी एक अंतर होता है दोनों में। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। प्लांटी जगत में शैवाल हैं, ब्रायोफाइटा हैं, टेरिडोफाइट प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म हैं और एंजियोस्पर्म, ये सारे प्लांट्स आते हैं। यानी ये पादपों के समूह हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के पादप आते हैं। आगे हैं पादप के जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट अवस्थाएं। द्विगुणित अवस्था को बीजाणुद्भिद अवस्था कहते हैं, और अगुणित जो अवस्था होती है यानी एन, उसे हम युग्मकोद्भिद अवस्था कहते हैं। इन दोनों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, यानी एक ही पादप के जीवन चक्र में दोनों अवस्थाएं एक के बाद एक आती हैं। विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित तथा द्विगुणित प्रावस्थाओं की लंबाई अलग अलग होती है। ये प्रावस्थाएं मुक्त जीवी हैं अथवा दूसरों पर निर्भर, यानी या तो अकेली खुद अपना जीवन यापन करती हैं या दूसरों पर डिपेंड रहती हैं। युग्मनज जो स्वयं द्विगुणित कोशिका के रूप में होता है, इसमें मियोसिस यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं। यानी युग्मनज के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो बनने वाले युग्मक या बीजाणु जो होंगे वो अगुणित होते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद यानी गैमेटोफाइट बनाते हैं। युग्मक नर तथा मादा युग्मकोद्भिद पर बनते हैं, जो संलयन होकर पुनः द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं। जो युग्मक बनते हैं यानी मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, ये नर या मादा गैमेटोफाइट के ऊपर बनेंगे, जो वापस स्वयं संलयन करके यानी फ्यूज होकर वापस द्विगुणित यानी डिप्लॉइड जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज से बीजाणुद्भिद अवस्था विकसित होती है। इस प्रक्रम को संतति एकांतरण कहते हैं। यानी हमने यहाँ पर दोनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ा जो एक ही जीवन चक्र में विद्यमान होती है, युग्मकोद्भिद अवस्था और बीजाणुद्भिद अवस्था। बीजाणुद्भिद अवस्था जो होती है वो द्विगुणित यानी 2n होती है, डिप्लॉइड होती है, जबकि युग्मकोद्भिद अवस्था जो होती है वो अगुणित यानी
हैप्लॉइड होती है, एन होती है। अब है जंतु जगत, जिसे हम एनिमेलिया किंगडम भी कहते हैं। इस जगत में जो जीव आते हैं वे विषमपोषी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, जो बहुकोशिकीय होते हैं और उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जैसा कि हमने इससे थोड़ी देर पहले प्लांटी जगत में पढ़ा कि पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की विद्यमान होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति विद्यमान नहीं होती। जंतु भोजन के लिए परोक्ष यानी डायरेक्ट और अपरोक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से प्लांट के ऊपर यानी पौधों के ऊपर निर्भर करते हैं। यानी या तो सीधे तरीके से पौधों से भोजन लेते हैं या पौधों से बने हुए पदार्थ होते हैं जो कहीं न कहीं उनको भोजन के रूप में मिल जाते हैं। जैसे एक जीव जो शाकाहारी है उसने पादपों से भोजन लिया है, उसी को मांसाहारी जीव खाता है तो डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट रूप से प्लांट से बना हुआ भोजन उनको भी मांसाहारी जीवों को मिल जाता है। तो ये अपरोक्ष रूप से पौधों पर डिपेंड रहते हैं। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहिका में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन या वसा के रूप में संग्रह करते हैं। जो भोजन एनर्जी के रूप में काम आ जाता है, उसके अलावा शेष जो एक्स्ट्रा भोजन या पोषक तत्व बनते हैं उनको या तो वसा के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह कर लिया जाता है, जो आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा के रूप में पुनः भोजन के घटकों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इनमें प्राणी संपोषण अर्थात भोजन का अंतःग्रहण करना ये सारा इसमें होता है। यानी प्राणी संपोषण का अर्थ होता है कि किसी जीव को भी भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। कई जलीय जीव होते हैं जो छोटे छोटे जीवों को प्राणी संपोषण के रूप में ग्रहण करते हैं, अर्थात भोजन का अंतःग्रहण करना। जैसे मेढक का उदाहरण ले लीजिए, मेढक किसी दूसरे जीव को भी अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करता है। इनमें प्राणी संपोषण अर्थात भोजन का अंतःग्रहण करना होता है। उनमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है और वे एक पूर्ण वयस्क बन जाते हैं जिसकी सुस्पष्ट आकृति होती है, माप होता है। यानी जीव पोषक पदार्थों के द्वारा धीरे धीरे अपनी वृद्धि करता है जिसका एक निश्चित आकार होता है, निश्चित आकृति होती है। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है। जो उच्च कोटि के जीव होते हैं यानी जो कोडेड जीव होते हैं, बड़े जीव होते हैं, उनकी जो संवेदना ग्रहण करने की क्रियाएं होती हैं वो संवेदी अंगों के माध्यम से होती हैं और तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि द्वारा विकसित होती है। यानी तंत्रिकाओं का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है जिससे उनको वातावरणीय संवेदना का अनुभव होता है। इनमें से अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने भोजन या आवास के लिए जाना। लैंगिक जनन नर तथा मादा के संगम से होता है और बाद में उनमें भ्रूण का विकास होता है। नर तथा मादा जंतु मिलते हैं तो उनमें निषेचन क्रिया के फलस्वरूप और नए जीव का निर्माण होगा, जो सबसे पहले जाइगोट फिर एम्ब्रियो यानी भ्रूण का विकास होगा। अब है विषाणु यानी वायरस। वही टेकर जिन्होंने पंच जगत प्रणाली दी थी उनके द्वारा सुझाए गए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन और अकोशिकीय जीवों जैसे कि वायरस, वायरॉइड तथा प्रॉन्सक जिसे प्रियन भी कहते हैं का उल्लेख नहीं किया गया है। यानी ये ऐसे जीव हैं जिनका उल्लेख व्हिटेकर ने अपने पंच जगत प्रणाली में नहीं किया। हम सभी कभी न कभी जुकाम या फ्लू से ग्रस्त हो जाते हैं। वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है क्योंकि ये वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम ये मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, ये तो हम जानते हैं कि सजीव होता है उनमें कोशिका संरचना होनी चाहिए, लेकिन वायरस की बाह्य वातावरण में निष्क्रिय अवस्था पाई जाती है, जबकि जैसे ही वो कोशिका के अंदर एंटर होता है तो कोशिका के पदार्थों को अपना बनाकर उसे यूज़ करता है और अपनी वृद्धि करता है। वायरस अकोशिकीय जीव है जिसकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार यानी कण रूपी होती है, दाने रूपी होती है।
एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर दे, यानी कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाए, तब ये मेज़बान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति यानी अपनी फोटोकॉपी, अपनी संख्या को बढ़ाने में करते हैं और मेज़बान को मार देते हैं। धीरे धीरे कोशिका में उनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि मेज़बान कोशिका जिसमें ये आए थे उस कोशिका को नष्ट कर देते हैं और अपना आधिपत्य शरीर पर जमा लेते हैं। वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल। दमित्री इवानोव्स्की ने तंबाकू का जो पादप है उसमें मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना कि मोज़ेक रोग किस कारण होता है, जिन्हें उन्होंने वायरस नाम दिया। इसका माप बैक्टीरिया यानी जीवाणु से भी छोटा था, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से निकल गए थे। यानी बैक्टीरिया जो रोकने वाला फिल्टर होता है जिसमें से हम तरल पदार्थों को छानते हैं तो बैक्टीरिया बच जाता है, लेकिन इनका आकार इतना छोटा होता है वायरस का कि ये बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर होता है उसमें से भी छन जाते हैं। M.W. बेजेलिनेक ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधों का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी संक्रमित करने में सक्षम होता है। यानी जो संक्रमित पादप है उसका रस अगर स्वस्थ पौधे पर डाला जाए या स्वस्थ पौधे से संपर्क में लाया जाए तो वो पौधा भी संक्रमित हो सकता है। उन्होंने इस रस या तरल को कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम कहा और जिसे संक्रामक जीवित तरल भी कहा गया। अब W.M. स्टॉल ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है। इसके रवे यानी कण में मुख्य रूप से प्रोटीन होता है और वे अपनी विशिष्ट मेज़बान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं और वायरस अविकल्पी परजीवी होता है। इसका कोई विकल्प नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं। वायरस की संरचना जो TMV यानी टोबैको मोज़ेक वायरस यानी जो तंबाकू के पौधे में पाया जाने वाला वायरस है, ये उसकी संरचना दे रखी है, जिसमें बाह्य कवच के रूप में जो आवरण दिखाई दे रहा है इसे हम कैप्सिड कहते हैं और अंदर ये धागेनुमा संरचना ये दिख रही है हमें, कुंडलीनुमा संरचना, ये RNA होता है और ये बाकी वाला जो आवरण हमें दिखाई दे रहा है ये कैप्सिड आवरण प्रोटीन का बना होता है। ये TMP यानी टोबैको मोज़ेक वायरस का चित्र है जो तंबाकू के पौधों की पत्तियों में मोज़ेक रोग फैलाता है। अब है वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी होता है जो RNA अथवा DNA का हो सकता है। या तो RNA के रूप में होगा या DNA के रूप में, जो न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। किसी भी वायरस में RNA तथा DNA दोनों नहीं होते, या तो RNA होगा या फिर DNA होगा, दोनों साथ में नहीं हो सकते। वायरस केंद्रक प्रोटीन न्यूक्लियो प्रोटीन कहलाता है और इसका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है। वायरस का जो केंद्रक का प्रोटीन होता है जिसे हम न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं और ये आनुवंशिक पदार्थ के रूप में संक्रामक होता है और रोग फैलाने में मुख्य भूमिका निभाता है। प्राय सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला RNA होता है। जितने भी पादप वायरस हैं उन सभी में यानी सिंगल स्टैंड एकल रज्जु एकल धागे के रूप में RNA पाया जाता है, जबकि और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दो लड़ी वाला RNA अथवा DNA हो सकता है, जबकि जंतुओं में केवल एक लड़ी वाला नहीं हो सकता। कुछ में एक लड़ी वाला, किसी में दो लड़ी यानी दो धागे वाला RNA हो सकता है या DNA हो सकता है, जबकि पादपों में केवल एक धागे वाला, एक रज्जु वाला, एक लड़ी वाला RNA होता है। अब है बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है। प्राय दोहरी लड़ी वाले DNA वायरस होते हैं। बैक्टीरियोफेज के बारे में हमने पहले जीवाणु भोजी के बारे में सुना होगा। ऐसा वायरस जो जीवाणु का संक्रमण कर दे या जीवाणु का भक्षण कर ले या जीवाणु को संक्रमित कर दे, ऐसे वायरस को हम जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और प्राय दोहरी लड़ी वाले DNA वायरस होते हैं। इनके अंदर डबल स्ट्रैंड और डबल हेलिक्स वाला द्विरज्जु DNA आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। प्रोटीन के आवरण यानी स्तर को हम कैप्सिड कहते हैं
और यह छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हें कि पेटिकांशक कैप्सोमियर कहते हैं से मिलकर बना होता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को सुरक्षित रहता है, यानी न्यूक्लिक अम्ल जो होता है आरएनए या डीएनए के रूप में, उसको चारों ओर से घेरे हुए रहता है। ये पेटिकांशक कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामिति रूप में लगे रहते हैं, जैसा कि हमने अभी टीएमबी जो वायरस था उसमें देखा था। चित्र में आप देख सकते हैं, ये देखिएगा, ये धार के रूप में, कुंडली के रूप में आरएनए यानी न्यूक्लिक अम्ल विद्यमान है, और ये सारे कैप्सोमियर जो कैप्सिड के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं, जो इसकी न्यूक्लिक अम्ल की सुरक्षा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये कैप्सिड न्यूक्लिक अम्ल को सुरक्षित करता है। ये पेटिकांशक कुंडलिनी या बहुफलक ज्यामिति के रूप में लगे रहते हैं, कुंडल के रूप में, दायरे के रूप में या बहुफलक के रूप में पाए जाएंगे। वायरस से मम्प्स, चेचक, हार्पिस, इन्फ्लुएंजा ये कुछ रोग होते हैं जो वायरस के द्वारा फैलते हैं। मनुष्य में होने वाला भयानक रोग जिसे हम एड्स या HIV संक्रमित वायरस से होने वाला रोग एड्स कहलाता है, जिसके बारे में और हमने सुन रखा है। पौधों में मोजेक बनना, पत्तियों का मुड़ना, पत्तियों का कुंचित होना यानी कुंचन क्रिया, पीला हो जाना, शीरा स्पष्टता होना, बोना यानी पौधे का बोनापन होना, अवरुद्ध वृद्धि होना, ये पौधों में होने वाले वायरस जनित रोगों के लक्षण हैं। ये जीवाणुभोजी जिसके बारे में हमने पढ़ा था, यानी बैक्टीरियोफेज, ऐसा वायरस जो जीवाणु को संक्रमित करता है उसे हम बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी कहते हैं। यह चित्र से स्पष्ट है। ये इसका हेड शीर्ष भाग है, ये नीचे वाला भाग कॉलर कहलाता है, जो एक आच्छाद यानी आवरण से घिरा रहता है, और ये पुच्छ तंतुओं के रूप में होते हैं जो 3 से 5 या 6 के आसपास तंतु पाए जाते हैं। ये बैक्टीरियोफेज की संरचना है। आगे बढ़ते हैं। वॉराइट सन 1971 में T.O. डाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा होता है और जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग हो जाता है। यानी ऐसा रोग होने का कारण खोजा तो उनको ये संरचना कणों के रूप में नजर आई, जिसे हमने वॉराइड या इन वैज्ञानिकों ने वॉराइड नाम दिया। और इस कारण जो रोग हुआ वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग होता है। वॉराइडों में आरएनए और प्रोटीन आवरण जो स्तर के रूप में या अस्तर के रूप में पाया जाता है, जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है। यानी वायरस में पाए जाने वाला जो आवरण होता है वो इनमें नहीं होता। वायरडों में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाया जाता है उसका यहाँ पर अभाव होता है, ध्यान करिएगा। यानी वायरस के अंदर जो आवरण विद्यमान होता है वो वायरड में विद्यमान नहीं होता, इसलिए ये वायरड के नाम से जाने जाते हैं। वायरड में आरएनए का आणविक भार जो होता है वो वायरस से कम होता है, ध्यान करिएगा पुनः। वायरड के आरएनए का आणविक भार वायरस से कम होता है। अब है प्रंशक यानी प्रियॉन। आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रसिद्ध की गई। यानी फोल्ड यानी जो एक अणु खुद के ऊपर कुंडलित रचना में पाया जाता है उसे हम फोल्ड प्रोटीन कहते हैं। इन कारकों द्वारा ऐसी बीमारियां और सामने आई। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था। इन कारकों को प्रोसंग या प्रोसंग कहा गया, प्रियॉन कहा गया। प्रोसंग द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारियां, जिसे बोवाइन और स्पीजीफॉर्म एंसेलोपैलोपैथी भी कहते हैं, जिन्हें आमतौर पर
मवेशियों में मैड काऊ रोग कहा जाता है, एन्सेफेलोपैथी, जिन्हें मवेशियों में होने वाला रोग मैड काऊ कहा जाता है, और मनुष्यों का या मनुष्यों में इसका समान प्रकार का जो रोग होता है उसे हम जैकब रोग कहते हैं। ये भी प्रियन के द्वारा फैलने वाले डिजीज है, बीमारी है। अब है लाइकेन। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी यानी साथ साथ रहने से, जिसको सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास कहते हैं, जिसमें एक दूसरे को फायदा पहुंचता है, एक को भोजन तो दूसरे को आश्रय मिलता है। शैवाल घटक को शैवाल अंश कहा जाता है, कवक के घटक को माइकोवाइंट या कवकांश कहा जाता है, जो क्रमशः स्वपोषी और परपोषित होते हैं, यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो तो शैवाल होते हैं। परपोषी होते हैं वो कवक होते हैं, यानी कवक और शैवाल दोनों मिलकर अपना जीवन यापन जीते हैं या जीवन यापन करते हैं, और ये एक सहजीवी संबंध का अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है। शैवाल कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज और जल अवशोषण का कार्य करता है। यानी जो शैवाल हैं वो तो भोजन का निर्माण करता है कवक के लिए, कवक है वो आश्रय भी देता है और खनिज और जल का अवशोषण भूमि से करता है। इन दोनों का सहजीवी संबंध इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख लो तो ये अनुमान लगाना असंभव है कि इनमें दो विभिन्न जीव हैं या अकेला। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं और वे प्रदूषित क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं उगते, और चट्टानों का विघटन करने में भी लाइकेन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब हम इस टॉपिक जो हमने आज पढ़ा है इससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो अपनी नोटबुक में करने हैं। पहला है पादप जगत में कौन कौन से पादप समूह का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है लाइकेन क्या है। तीसरा, सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने और किसमें की। और अंतिम प्रश्न है जंतु भोजन किस रूप में संग्रह करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।